आपने देखा कि इन सारे मामलात में अगर किसी की नाकामी है तो किसकी नाकामी है? ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। और अब भी हम हर लिहाज से ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। और ख़ास तौर पे इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें एक बाकायदा एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो उस फैसले की रोशनी में वो इकदामात कर सकती थी, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया और उससे सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची और एक हमारी जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची, और ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। और पार्लियामान को ये मौका मिले कि वो एक और इलेक्शन कमीशन बनाए जिस पे सबको एतमाद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और शकील अंजुम साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्लेरेशन से मुतालिक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदी के बावजूद डिस्का में मनपसंद अफसरान को तैनात किया और इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की, जबकि ज़िला इंतज़ामिया अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के बाद वफाकी वज़रा शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब, शफकत महमूद साहब मैदान में आए। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अवाम का इलेक्शन कमीशन से एतमाद उठ चुका है। अगर सियासी लोगों और अवाम को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं होगा तो उसके फैसलों को शक की निगाह से देखा जाएगा। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इस्तीफा दें और पार्लियामेंट को ये मौका फराहम करें ताकि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जा सके। ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट के मुतालबे को गैर आइनी करार देते हुए कल पीडीएम के इजलास के बाद मुश्तरका मौक़िफ़ देने का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा आपके ख्याल में जायज़ है? जब इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जाए और इलेक्शन कमीशन को नजर ही ना आए कि पूरी दुनिया जो कुछ देख रही है, इलेक्शन कमीशन को पता ही ना चले कि जनाब ये वीडियो भी आ गई, ऑडियो भी आ गई, इसके बावजूद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सोया रहे, और फिर ऐसा लगे कि एक तरफ जो है आप दस्का में देखें कि नून लीग 20 के 22 पोलिंग वो मांग रही थी पोलिंग स्टेशन पे दोबारा, इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा करने चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंश्योर करें आप कि ये जो वोटिंग है ये कम से कम पता तो चले, इसका कोई निज़ाम बनाए। तो हालात वाक़यात ये हैं। फिर उस दिन जब ये वीडियो आई, इसके बाद जिस तरह वफाकी वज़रा वहाँ गए, आगे से कोई इलेक्शन कमीशन का अमला ही मौजूद नहीं था। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बाद मेरा ख्याल है, और फिर इलेक्शन कमीशन बहुत सारी चीजें लिखता है, जी ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। इलेक्शन कमीशन को वो करोड़ों रुपए जो वहां लगे वो नहीं नजर आते। वो जो आखिर इलेक्शन कमीशन अगर जाब्ते का नाम है तो फिर ये जाब्ता कहाँ गया अगर इसमें करोड़ों रुपए जो है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। हाँ वो पीटीआई के उम्मीदवार ने लगाए हो, हाँ नून के लगाए हो या किसी और ने, इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहाँ सो जाता है? इलेक्शन कमीशन पहले कहाँ सोया हुआ था? अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एक फरीक का किरदार अदा किया और हर अक्लमंद शख्स जो है, सियासी हो, खा वो अपोजिशन की जमातें हों, वो जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई है वो उसके ऊपर हर शख्स कह रहा है कि ये क्या, ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो उनकी गैर जानिबदाराना जो उनका रवैया है वो तो कबूल ही नहीं किया जा सकता है, मुमकिन ही नहीं है। और फिर दुनिया ने देख लिया जो गंद हुआ है सेनेट के इलेक्शन की सूरत हाल में। वो दूसरी बात है कि वो कहते हैं जी गिलानी साहब जीत के ये बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हुआ था, लेकिन सजरानी साहब जीत के ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत हुआ। भाई जिस अपना अगर गिलानी साहब का जीतना शरीयत के मुताबिक है तो फिर सजरानी साहब का जीतना भी शरीयत के मुताबिक है।
ये जो सारा खेल हुआ, जो इससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की भी जगनसाई हुई, अवामुन्नास के अंदर भी सियासतदानों और सियासी जमातों का वकार मजरू हुआ, तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम तो रो पीट रहे हैं बड़े अरसे से कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो आप कहते हैं उस पर अमल करवाइए। चाहिए डस्का से अभी अपने नुमाइंदे को पूछे कि कितने करोड़ों रुपए हर एक उम्मीदवार ने लगे। वहां इनका ज़ाब्ता नहीं बोलता, वहां ये खामोश रहते हैं। और जब ये फरीक बन जाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन एक फरीक बन गया उस प्रेस रिलीज के बाद, और जो पूरी कायनात ने वीडियो देखी, ऑडियो सुनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेरा ख्याल है क्योंकि वीडियो चली नहीं थी, ये पाकिस्तान में, वो अमेरिका में चली थी, उन्हें नजर ही नहीं आई वो। तो इसलिए जो रवैया, जो उनका अंदाज है, वो एक फरीक का है। तो वो तहरीक इंसाफ एक खालिस्तान की सियासी जमात है, उसका हक है कि वो जब ये देखे कि इलेक्शन कमिश्नर एक फरीक बन चुका है तो उसे कहे कि भाई इस्तीफा दो। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई काबिल एतराज बात है। सही, आप समझते हैं कोई काबिल एतराज बात नहीं, ये नहीं मुतालबा दुरुस्त है। आमिर इलियास राना साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा, जिस तरह वफाकी वज़रा कह रहे हैं? आपके ख्याल में इस्तीफा दे देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? उन्हें अब तक दे देना चाहिए था। मतलब मैं हैरान हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा के कल बेटे का वलीमा था, वो आए हैं या नहीं आए हैं, उन्हें रिजाइन रस्ते से ट्वीट कर देना चाहिए था, क्योंकि ट्विटर पे गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नेंस भी उस पर हो रही है, और बिल्कुल सही मुतालबा है। और ख़ास तौर पे शफकत महमूद साहब ने वो जो आपने शॉर्ट सुनवाया, उन्होंने कहा हमारी जमहूरियत, जाहिर है जो जमहूरियत शफकत महमूद साहब और उनके लीडर की है, उसके मुताबिक तो ये बंदा कहीं फिट ही नहीं होता। वो पाकिस्तान की जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ खड़ा है, ये कह रहे हैं हमारी जमहूरियत पे नहीं चल रहे। तो भाई अभी तो डस्का का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तो सिर्फ जवाब दायर किया है, उस पर आपको बात करनी है, जो कुछ भी करना है। अच्छा, अगर ये पूरी कौम मुत्तफिक है कि ये इस पे इख्तलाफ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स भी जाएं, तो चेयरमैन नैब क्या हैं, उस पर पूरी सियासी जमातों का यही इख्तलाफ नहीं है, यही इत्तफाक नहीं है कि जी वो पार्टी बन चुके हैं। चूंकि अगला सवाल आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे मरियम नवाज वाले पे, लेकिन क्या ये तमाम सियासी जमातें यही मुतालबा नहीं कर रही कि चेयरमैन नैब को रिजाइन कर देना चाहिए? वो पार्टी बने हुए हैं, वो सिलेक्टेड एहतसाब कर रहे हैं। अच्छा, अगर पीटीआई की इस बात को दुरुस्त मान लें तो फिर सारे इदारों के सरबराहों को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इजमाए उम्मत है कि हमने किसी की बात माननी नहीं। जो हमारे हक में नहीं बोलता, जो मेरी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करता, उसको तो रहने का हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है, उसको बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं, वीडियो स्कैंडल पे बात होती है, भाई वीडियो पे ऊपर मैं बार बार कह चुका, आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हुए हैं, वो इतना बड़ा लिख के गए हैं पॉइंट वाइज कि जब तक वो शराइत पूरी नहीं होंगी आप वीडियो को छेड़ भी नहीं सकते, जो कि अब तक नहीं छेड़ी गई। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे करे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि उसकी शराइत आई हुई है, उसके मुताबिक देखेंगे। यही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, डस्का के इलेक्शन को आपने किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, भाई आपको पसंद नहीं है और आपके नज़र में ये बंदा ठीक नहीं है और उसके मेंबर्स भी ठीक नहीं है, तो आर्टिकल 209 के तहत चले जाएं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ भी तो सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा हुआ है ना, वो भी चल रहा है, उसका फैसला हो चुका है, उसकी किस्तें अभी निकल रही हैं। तो आप इनके खिलाफ जो आईनी रास्ता है, ये जो पब्लिक का मुतालबा है, ये तो अपोजिशन किया करती है। अब गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है, तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, मज़ा आएगा आज शेख रशीद साहब को, जो कल कतर गए हैं, उन्हें वापस बुला लिया गया कि आप अपना दौरा मुख्तसर करें और कैबिनेट में कल आ जाएं जी। अब शेख रशीद ने फैसला करना है कि क्या वो, जो मेरी इतला है, वो एक्शंस लेंगे जो हमारी जमहूरियत में दुरुस्त करार पाएं, कि उनके अंडर जितने इदारे हैं वो वही काम करें जो पहले कर रहे थे, और 26 मार्च से पहले पहले जो काम कहीं और नहीं हो रहा वो ये करके दें। तो ये फैसला शेख रशीद को करना पड़ेगा। बड़ा सख्त वक्त और कड़ा वक्त उनकी सियासत पे और उनकी तमाम जमहूरियत पे आने वाला है। और चूंकि गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को सा भी कोई रास्ता नहीं देना, ये उसकी इब्तिदा थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर से रिजाइन मांगने की। तो अच्छा है, हमारी जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत और हमारी पार्टी जो हो रही है, उस सब को सारे चेक कर लेंगे जी। आया साहब, पार्टी को पहले तो चेक करते हैं। अच्छा, एतराज़ हो सकता है आपको फैसलों पे, बिल्कुल वो आपका राइट है, आप तनकीद भी कर सकते हैं, वो भी आपका राइट है। आप इस्तीफ़ा आपने मांग लिया, आपकी ख्वाहिश हो सकती है,
प्राइम मिनिस्टर से रोज़ लोग इस्तीफे मांगते हैं, चीफ मिनिस्टर से मांगे जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ इस मुल्क में कि किसी हुकूमत या पार्टी, ज़ाहिर है हुकूमत ही है, कि उसने पूरे इलेक्शन कमीशन से कहा हो कि जी आप इस्तीफे दे के घर चले जाएं। ठीक है, वो वीडियो वाला इशू, और उस पर ये नहीं हुआ कि उन्होंने उसको कहीं उठा के फेंक दिया हो कि जी नहीं हम इस पर बात ही नहीं कर रहे, वो केस चल रहा है उसमें। मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की सियासी गलती मैं इसे कहूँगा, क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट से फैसले ऐसे आए थे, कुछ रिमार्क्स ऐसे आए थे जिस पे मुझे लग रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब रिएक्ट करेंगे, उन्होंने नहीं किया। वो बड़े तहम्मुल से वो डक करके निकल गए, उन्होंने उसे हुक करने की कोशिश नहीं की। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि वो इस ज़रा सी शॉर्ट बॉल को पुल करने क्यों गए हैं वो, जबकि दो फील्डर्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे डीप में खड़े हैं। वो ज़रा सा मिस शॉट होगी, मिडल नहीं होगा तो ज़ाहिर है कैच पकड़ा जाएगा। तो एक आईनी इदारे के साथ इस तरह से आपको मेरे ख्याल में तनाज़े में नहीं आना चाहिए था। हाँ, इख्तलाफात थे, कुछ चीज़ों पे एतराज़ था। दो आईनी सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर इस हुकूमत के सरबराह हैं, वो एक इदारे के सरबराह हैं, उनसे मिल लेना चाहिए था और अपनी बता देनी चाहिए थी कि हम इस चीज़ पे हमें लग रहा है कि आप कहीं पार्टी बन रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बात करके मामलात को सुधारना बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप इस तरह से 3 वज़रा से कहें कि आप आके उनसे रिज़ाइन मांग लें। ये कोई अच्छा शगुन नहीं होता किसी भी हुकूमत के लिए। और आपने ज़ाहिर है अब आपके ऐसे दिन आ रहे हैं आपकी हुकूमत के जब आपको डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। जो होना था हो गया, गलतियाँ कोताहियाँ आपकी सारी वो दरगुजर हो सकती हैं अगर आप अगले 1-1.5 साल में इतना ज़्यादा परफॉर्म कर जाएं कि उसके बाद लोग सारा भूल जाएं। लेकिन इस तरह के तनाज़ात में उलझ के, और अपोजिशन तो पहले ही ये चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं उलझाए रखे, तो आप अगर खुद भी अपने आप को उलझाना चाहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, तो फिर हम सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपकी गवर्नमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसका फ़ायदा यकीनन ऑपोजिशन को होगा, क्योंकि ऑपोजिशन एन ब्लॉक जाएगी अब इलेक्शन कमीशन के साथ और आप अकेले रह जाएंगे। बहरहाल सोलो फ्लाइट का शौक तो हमें है, तो अल्लाह मुबारक करे। ठीक है जी, आप समझते हैं कि ये इमरान खान की सियासी गलती और इसका फ़ायदा ऑपोजिशन को होगा, गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। फैसल हुसैन साहब, आपको क्या लगता है, इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए था गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन से? सबसे ज़्यादा तो मुझे इस पर ये लग रहा है हमारे एयाज साहब अब क्रिकेट की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, ये भी वज़ीर आज़म बनने के ना अब अहल हो गए। वज़ीर आज़म साहब की भी एक क्वालिटी थी। देखिए, ये हैरत अंगेज़ बात है कि आप हुकूमत है और हुकूमत जो है वो मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो हटा दें। आपको एक आईनी तरीका इसका इख्तियार करें जो आईनी तरीक़ेकार है, और इलेक्शन कमिश्नर को हटाएं, पूरे सबको हटा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इशू इस पर ये है कि ये जो सारी पड्डा क्या है, लड़ाई क्या है कि इनके मतलूबा इंतखाबी नताइज जो है वो सामने नहीं आ रहे। अच्छा, अगर आप इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब को लगा दें, बाकी इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान इनके वज़रा को भी लगा दें, ये फिर भी अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं हासिल कर सकते? देखिए, हर पार्टी में पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, इसमें सारी सियासी जमातें जो हैं वो ताकत के बलबूते पे जो है वो इलेक्शन की मैनेजमेंट करती हैं और अपने मतलूबा नताइज हासिल करती हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में, इंतखाबी सियासत में धांधली करने के लिए एक खास सतह की, एक ज़हनी सतह चाहिए, खास सलाहियत दरकार होती है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से इमरान खान साहब की पार्टी को ख्वाहिश और ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन करने की सलाहियत नहीं है। धांधली का काम इन्होंने जो है वो आउटसोर्स किया हुआ था, जो दूसरे लोग इनके लिए काम करते थे तो इनको जो इलेक्शन मैनेज करके दे देते थे। खुद जब करने का वक्त आ रहा है तो इनसे वो काम नहीं हो पा रहा, नहीं कर सकते। आपके अंदर एक सलाहियत ही नहीं है। ये धांधली करना भी एक फ़न है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों पर बना दिया जाए, फिर भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस पागल कहते हैं धांधली हुई है, तो जिस सियासी जमात के अंदर धांधली को रोकने की सकत ना हो, उस सियासी जमात को इस बात का हक ही नहीं होना चाहिए कि वो जो है वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले। तो ये हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 2.5-3 साल में इनका बहुत मजाक बन गया, मजीद तवज्जो जो है वो कुछ कामों पे दे लें। हर रोजाना अपना मजाक बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए कोई अवामी मुतालबा नहीं किया जाता। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सही काम नहीं कर रहा, तो इसका जो आईनी रास्ता वो इख्तियार करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि अपोजिशन जमात मुतालबा कर रही हो।
सही जी। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए था गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन से? देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट एक बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है। एक तो ये तो गवर्नमेंट वो आप करें, और सेकंड वो आपने नहीं किया, वो आपको करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस वक्त इस तरीके से प्रेस स्टेटमेंट देना मीन्स दे हैव कन्वेड दैट अनॉइंस डिससैटिस्फैक्शन। बट गवर्नमेंट ऐसे नहीं अनाउंस करती, बल्कि वो लीगल तरीका इख्तियार करती है थ्रू देयर लीगल, जो उनके पास एक्सपर्ट होते हैं उसके थ्रू वो करते हैं हमेशा। लेकिन एक आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि जी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, आप इंश्योर करें कि हॉर्स ट्रेडिंग और रिश्वत खुर्दनी ये नहीं किया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेप लिया? दिस स्पीक्स के they were giving a tough time to the government of Pakistan और गवर्नमेंट को। ये क्लियर नजर आता है, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने अगर चले आप कोई तरीका कर लेते एनी मीन, और ये आइन में भी लिखा था कि यूज एनी मीन टू एंश्योर देयर इज नो रिश्वतखोरी, और उसके साथ जो है वो आपके पीसफुल ट्रांसफर इलेक्शन होते हैं, वो हमने नहीं किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो अपनी एक नेशनल स्पीच पे बात की, इतना रूड रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ने किया कि इट वाज अनएक्सेप्टेबल। जो जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट रिबटल दिया और जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इट क्लियरली मैनिफेस्ट कि दे आर टोटली अगेंस्ट। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूं कि अब पीडीएम की 11 के बजाय 12 जमातें हैं, और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। अब 12 जमातें हो गई हैं। सेकंड ये कि इस स्टेज के ऊपर जो भी आप करें, आपको चाहिए कि गवर्नमेंट को अगर इनके खिलाफ हैं तो जुडिशल कमीशन में जाएं, बात करें। दस्का का इलेक्शन बड़ा क्लियर, आपने कहा, उन्होंने कहा जी 22, 20 या 14 में हुआ रिटर्निंग ऑफिसर, इन्होंने पूरा इलेक्शन खत्म करा दिया, पूरे का पूरा इलेक्शन। आपकी इलेक्शन कमीशन जो अपनी कमजोरी है वो कहाँ गई? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपने कोई फोकल पर्सन नहीं लगाया, आपने कोई रिस्पॉन्सिबल अपनी गलतियां आप छुपाते हैं। आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर दिया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को बुला लिया, आईजी को बुला लिया टू शो द पावर। व्हाट हैव यू डन योर ओन इंटरनल? आपने स्क्रूटनी क्या की कि आप लोगों ने इलेक्शन क्यों कंडक्ट नहीं कराया? आपने फोकल पर्सन कहाँ थे? आपने वो सारा कुछ क्यों नहीं कर सके? वो भी आपने बात नहीं की है। फिर उसके बाद इस स्टेज पे आके आपने सेनेट का इलेक्शन आपके सामने जिस तरीके से हुआ, जितना शोर मचाया गया कि जी आप कंट्रोल करें, नहीं किया जी। तो आप कहीं तो कुछ करें ना, कि आप फिर किस तरीके से आप अपनी इम्पार्शियलिटी कैसे शो करेंगे? और वो भी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, और हुकूमत की कमजोरी डेफिनेटली है। ये दस्का का इलेक्शन वैसे भी उनको हार जाना था, इसलिए कि वो पहले उनकी पीएमएलएन की सीट थी, और उसके बाद अगर वो जीतने थे, अगर आपने क्यों ऐसी अगर बात कर रहे हैं जो आप अगर नहीं जीत सकते, गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करें, ग्रेसफुली हार जाए, तो वो उनकी अपनी इंटरनल अरेंजमेंट है, दैट दे शुड सी कि क्या किया गया। लेकिन आई फील इलेक्शन कमीशन इज अ पार्टी, या तो उनको खुद रिजाइन करना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ, या इनको इनके खिलाफ रेफरेंस जाना चाहिए, जो कि एक लीगल तरीका है, वो लॉ डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन। जी शकील अंजुम साहब। देखिए, तो अब बात ये है कि जो चीज़ खुद को सूट करती है वो ठीक है, जो खुद को सूट नहीं करती वो गलत है। आप ये देखें कि ये नाम सिकंदर सुल्तान राजा साहब का भेजा किसकी तरफ से गया था? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को नामजद किया जा रहा था, तो ये नाम जो है वो हुकूमत की जानिब से पुट किया गया था और अपोजिशन को भिजवाया गया था, और अपोजिशन ने इस नाम पर इत्तफाक करके, दोनों हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक राय से उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात किया गया। और उसके बाद जब उसने काम शुरू करना गया, जो कि आप हमेशा से बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब भी और उनकी काबीना भी, कि इदारों को खुद मुख्तियार होना चाहिए, इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर इदारा आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किरदार अदा नहीं करता तो वो फिर उसके सारे इक़दामात गैर आइनी हैं। अगर वो करता है तो फिर वो आइनी बन जाता है, फिर वो सारा का सारा ठीक काम करना शुरू कर देता है। अभी आप देखें कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना अभी बाकी है। अगर वो आ चुका होता तो फिर आप देखें कि क्या हालात होते। मेरे ख्याल फिर ये मुतालबा किया जाता कि इलेक्शन कमीशन को बंद ही कर देना चाहिए और इस इदारे की ज़रूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि ये जानबूझकर जो है वो इदारों को पर तनकीद करते हैं, कंट्रोवर्सी डेवलप करते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास करने को और कोई काम नहीं है। सारे इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आपने देख लिए, नताइज आपके सामने हैं। डस्का की बात की जा रही है,
इलेक्शन कमीशन ने कौन सा गलत काम किया है, कौन सा खिलाफ आइन काम किया है, कौन सा खिलाफ ज़ाब्ता काम किया है? क्या वहाँ पर फायरिंग नहीं होती रही सारा दिन? लोगों को नहीं रोका गया वोट डालने से? 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा नहीं किए गए? वहाँ पर रिजल्ट डिले नहीं हुआ? उन लोगों ने आकर खुद नहीं बताया कि हमें अगवा किया गया और हमें कहाँ कहाँ ले जाया गया? तो ये सारी चीज़ें जब इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आएँ तो वो क्या उस पर जो कानून ज़ाब्ता कार्रवाई बनती है वो ना करे? अगर करता है तो फिर वो कहते हैं कि ये इदारा ही गैर आईनी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। असल में इशू ये है कि आगे फिर फैसल वार्डा का केस है। ये उन इदारे को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई फैसला ना आए, जबकि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर नाअहली की तलवार फैसल वार्डा पर लटकी हुई है। और अगर मेरिट पे फैसला किया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन से तवक्को की जा रही है अब तक के फैसलों की रोशनी में, कि उम्मीद यही लगती है कि वो फैसला मेरिट पे करेगा। अगर मेरिट पर फैसला आया तो फिर एक और नाअहली हुकूमत को देखनी पड़ेगी। तो उसका पहले से बंदोबस्त किया जा रहा है। ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से डरा धमका कर इदारों को जो है पसपा करके अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं, अपनी मनमानी की जाए। और जो कहते थे कि अंपायर के जरिए जो है सारी हुकूमतें चलाई जाती हैं, अंपायर को साथ मिलाकर मैच खेले जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, तो आज जो हम देख रहे हैं वो भी सूरत हाल माजी से मुख्तलिफ नहीं है। अंपायरों के बगैर मेरे ख्याल इस हुकूमत का तो एक कदम भी चलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। असल मसला जो है वो आवाम का है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर लोगों को खाम खा उलझाया जा रहा है। तो हुकूमत से गुजारिश यही है कि अपनी जो कारकर्दगी है उस पर तवज्जो दें, और महंगाई और आगे रमजान शरीफ आ रहा है उसके मुताबिक कोई मनसूबा बंदी करें और आवाम को जो है कुछ ना कुछ रिलीफ दे, ताकि कोई लोग जो है जीने के काबिल रह सके। आपने तो मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मरने पे भी अब इतना खर्च आ जाता है कि लोग कहते हैं जिंदा रहें या मर जाएं। तो इसलिए हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। सही है जी, हुकूमत को ज़रूरत है। बहरहाल सवाल ये था कि इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा जायज़ है या नहीं। राय है आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, सिर्फ लॉन्ग मार्च या इस्तीफे भी साथ? सवाल रखेंगे कि पीडीएम की हिकमत अमली होगी क्या? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नैब का काम है करप्शन पकड़ना, और जब उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गया, 2 दफा मैं जेल काट आई, 2 दफा मियाँ साहब जेल काट आए, एक पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली तो अब रोना शुरू कर दिया। अब हाई कोर्ट में जाके ये कहना शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज सियासी बयानात दे रही हैं, इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। तो आपको बयानात जांचने का इख्तियार किसने दिया? अगर आपने इतनी मज़िका खेज पिटिशन अदालत में जमा कराई है तो आपके खिलाफ तो खुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरे पर कातलाना हमला किया, मेरी गाड़ी पर पथराव किया। मॉरल जीत आपका है, इलेक्टोरल जीत आपका है, और इंशाल्लाह ताला जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त मिली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। और कल हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास होगा और वहाँ हम आगे की लाए अमल तय करेंगे। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीडीएम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए नैब मुतहरिक हो गया। चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया है। पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर भी एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल इन हाउस तब्दीली का इजहार कर रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों पर भी जोर दे रहे हैं। और आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने यह वाजे किया कि अगर इस्तीफे ना दिए गए तो लॉन्ग मार्च की ज़्यादा अफादियत नहीं होगी। ताहम कल पीडीएम का अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। आमिर इलियास खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि कल अहम इजलास तलब कर लिया गया है पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, तो क्या हिकमत अमली हो सकती है पीडीएम की? सिर्फ लॉन्ग मार्च आप होता देख रहे हैं या फिर इस्तीफे भी साथ? देखिए जी, अभी इस्तीफे पे पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तो वाज़ेह है। मरियम नवाज़ ने जो अभी प्रेस टॉक की उससे भी कि हमने भी दूसरों की बहुत बातें मानी हैं और उन्हें भी आना होगा इसमें, और बिलावल अपने ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं। और जाहिर है ये
वो तो नहीं है कि जी ऑर्डर हो गया तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। तमाम सियासी जमातें अपनी ज़ुबान और आवाज़ रखती हैं और यही जमहूरियत होती है कि आप बहस करें, बात करें और फ़ैसले करें। अब वो कैसे फ़ैसले होंगे ये तो हमें कल देखना होगा ना। मुझे नहीं लगता कि रिज़ाइन पे कोई इत्तफ़ाक़ राय अभी होगा। हाँ, लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी के ऊपर इनकी गुफ्तगू भी होगी, हो सकता है कुछ जलसे ये कर लें, चूँकि ये नहीं है कि एक लॉन्ग मार्च से कोई गवर्नमेंट जाने वाली है, ऐसा नहीं है। ये है प्रेशर टैक्टिस। और अगर आपको याद हो तो राना सनाउल्लाह 1-1.5 महीना पहले कह चुके हैं कि हम अक्टूबर तक भी लॉन्ग मार्च को ले जा सकते हैं, कि प्लानिंग में ये नहीं है कि जी आएंगे और बैठ जाएंगे और फिर उठेंगे नहीं। हाँ, मुतालबात की शिद्दत, सियासी जमातों का ये हक है। जैसे हुकूमत ने आज अपना हक जताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम सारी रिज़ाइन करके घर चली जाए क्योंकि वो उनकी जमहूरियत के साथ नहीं चल रही। अब सेनेट के इलेक्शन पे एतराज़ हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। आज मरियम नवाज़ की जो आपने अभी टॉक सुनाई कि चेयरमैन नैब पे उन्होंने जो कहा, तो वो तो फिर बिल्कुल ठीक बात है ना कि नैब का काम ये नहीं है कि वो उनके बयानात पे, ये गवर्नमेंट को जाना चाहिए था ना। खुद वो खुल के अपने आप आती, पंजाब गवर्नमेंट करती, वफाकी हुकूमत करती कि जी ये हो रहा है, कोई केस हो, कोई बात हो। अब चेयरमैन नैब रोज़ाना प्रेस रिलीज जारी करते हैं और इस वक्त भी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है कि कायदे आज़म के असूलों के तहत हम चल रहे हैं, लेकिन कायदे आज़म ने किसी इदारे को कहीं पे ये नहीं कहा कि वो अपने मैंडेट से इजाफे में चला जाए और वो काम करे जो सियासी जमातों को या हुकूमतों को और अपोजिशन को एक दूसरे के खिलाफ करना होता है। मैं आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ शहबाज गिल वाला, मैं उस पर अफसोस का इजहार करूंगा, वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। ये वो बुरी बात है जो शुरू हुई है जूतों से, कालक फेंकने से, जो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, फिर एहसन इकबाल और जो उस दिन शाहिद खाकान, मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक के साथ हुआ। तो जो बात करने वाली है, जैसे कल आके फवाद चौधरी ने बात की थी कि जी बात करनी चाहिए, तो बात यह है कि ज़ाब्ता अखलाक भी बनाना चाहिए। वो हुकूमत हो, वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो, वो किसी भी जमात के सियासी कारकुन हो, सबको अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि ये बात बहुत बुरी होने जा रही है कि एक तरफ ये आज शहबाज गिल पे स्याही फेंकी है, कोई लड़ाई होगी, गाली देंगे, अंडे मारेंगे, तो कल दूसरों पे होगी। जैसे मरियम ने कहा था कि हम एक का जवाब 10 से देंगे, तो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तमाम लीडर्स को और ख़ास तौर पे स्पीकर को किरदार अदा करना चाहिए कि भाई कुछ तो ज़ाब्ते अखलाक में आ जाओ, बाकी लड़ाइयाँ लड़ते रहो। इस तरह तो फिर कोई किसी के घर पर जाके डंडे मारे, हमले करे, वर्कर्स को उकसाना ना पहले ठीक था ना आज ठीक हुआ है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें जो बात ये है कि जो नैब ने कहा जी कि वो हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड डे सेट के भी वो जिस तरीके से तकरीरें कर रही हैं और जिसका फौज को बदनाम कर रही हैं, फौज के खिलाफ बात कर रही हैं, और जो उनके वालिद ने जिस तरीके के क्लिपिंग निकाले हैं, मेरे ख्याल में किसी एक पीएमएल लीडर ने इसको कंडेम नहीं किया। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि 11 पार्टीज हैं, किसी ने ये कंडेम नहीं किया कि क्या ये तरीका है जिस तरीके से आपने कहा जी FI कटवाएंगे, प्लान कटवाएंगे, प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से मरीम नवाज को बाहर भेज दें या जो भी वटेवर, ये उनको पता होगा। आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, बट बात ये है कि आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर नंबर 2 आपके पास अभी भी मुझे बता दें कि ये कौन सा जमहूरी तरीका है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वटेवर जैसे भी आई है उसको आप ये कहना चाहते हैं, 2 साल रह गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं, लेट देम कंप्लीट। अवाम अगर वो काम नहीं करेंगे, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज होंगे और उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 11 जमातें हैं, सारे इकट्ठे हैं, सारे लोग मिल गए हैं, तो कैसे गवर्नमेंट चलेगी? मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है ये तो कुछ किसी को परवाह नहीं है। नंबर 2 ये कि उसके बाद आपने इलेक्शन होगा, आपने जैसे करना है वो कर ले, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज़ नॉट डिज़ायर्ड, और ये नहीं करना चाहिए। इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को नुकसान हो रहा है। जाती मफादात के लिए, अपने पार्टी मफादात के लिए पाकिस्तान का नुकसान मत करें। हमने यहीं रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, ये लोगों ने चले जाना है, बाहर लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये अवाम को समझने की ज़रूरत है कि क्या उनको लॉन्ग मार्च करना है। और सेकंड, पीपल्स पार्टी विल नॉट सपोर्ट दम। मुझे अभी भी शक है कि लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे। दे हैव ऑलरेडी सेट, अगर आपने देखा हो, उन्होंने कहा जी ये फैसले असम्बली में होने चाहिए। नंबर 2, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पीपल्स पार्टी में यहाँ पर सिंध में गवर्नमेंट है, उनकी बाद में भी सिंध में ही गवर्नमेंट बननी है, तो वाई शुड दे टेक इट, वाई शुड दे वेस्ट दैट 3 years ऑफ कमाल यहाँ पर अपनी रूलिंग पार्टी की। इसलिए मेरे ख्याल में ये आहिस्ता से टेपर डाउन हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान को भी अपनी पता चल गई कि उनकी क्या वक़्त है। PMLN है जो कुछ करसे बाद आप देखेंगे, ज़्यादातर कहीं नहीं हम आएंगे, करेंगे, वापस जाने की चल जाएंगे। ठीक,
जी अयाज खान साहब, बेसिकली चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त नो डाउट पीडीएम के लिए एक बड़ा अपसेट था, सेटबैक था, क्योंकि अगर वो इलेक्शन जीत गए जाती पीडीएम तो ज़ाहिर है आज बहुत ज़्यादा जोश में और होती और डिफरेंट मोड में होती। उसने ज़ाहिर है इस तरह से जब शिकस्त होती है फिर गलत फहमियाँ भी पैदा होती हैं, क्योंकि खुफिया वोटिंग में नहीं पता चलता आपको कि किसने कहाँ वोट डाल दिया होगा, किसने कहाँ मोहर लगा दी होगी। वो तो खैर वो अदालत जा रहे हैं, वो अलहदा इशू है, लेकिन इससे गलत फहमियाँ यकीनन जन्म लिया करती हैं। अब इशू पीपल्स पार्टी फ्रॉम डे वन क्लैरिटी है पीपल्स पार्टी की कि जी हम तो इस्तीफे नहीं देंगे। PMLN नवाज शरीफ साहब ने लास्ट टाइम ये कहा भी था कि आप लोगों ने कहा कि जी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने, हमने लड़ लिए। आपने कहा सेनेट इलेक्शन तक इंतज़ार कर लें, हमने कर लिया। तो अब हमें इस्तीफ़ों की बात करनी चाहिए, इस्तीफ़े देने चाहिए। फजल रहमान साहब तो पहले दिन से ज़ाहिर है वो इस्तीफ़े लेना चाहते हैं इनसे, अपने तो उनके इस्तीफ़े बहुत कम हैं क्योंकि उनको तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता कि इतने डिसिप्लिन में लोग नहीं होते कि आपने एक दफ़ा कहा जी इस्तीफ़े दे दो और सारे अनब्लॉक इस्तीफ़े दे के आपके साथ चले जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। एक आप देख ही रही होती हैं कि करोड़ों रुपए एक एक इलेक्शन पे खर्च हो रहे होते हैं, तो इतने पैसे खर्च करके फिर 2.5 साल बाद आपने इस्तीफा ही देना है तो फिर आपको आने का फ़ायदा क्या हुआ? अभी तो मलाई खाने का वक्त आ रहा है, जाहिर है अब फंड्स मिल रहे हैं, तो फंड्स के बगैर ही आप इस्तीफे दे के घर चले जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है, जो बिलावल की ख्वाहिश है कि इसको प्रोलॉन्ग न किया जाए, लॉन्ग मार्च को आप जाएं और उसके बाद आ जाएं, वापस आ जाएं। ज़ाहिर है फजल रहमान साहब की जिस तरह की टोन थी इससे पहले, वो तो चाहेंगे कि जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं होती वो बैठे, लेकिन ज़ाहिर है बाकी पार्टियां शायद इसके लिए तैयार ना हो। और जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा का ताल्लुक़ है और नैब का ताल्लुक़ है, तो जब आप बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो हमने माजी में भी देखा है, आज भी देख रहे हैं कि फिर इस तरह के मामला तो हुआ करते हैं। जब आप इस लेवल पे जाके अटैक करेंगे तो फिर जाहिर है उधर से जवाब भी आएगा, तो वो फिर मरहल हौसले से उसको बर्दाश्त करना। जी हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम की हिकमत अमली क्या हो सकती है? लॉन्ग मार्च ही होगा खाली, या इस्तीफे, या दोनों नहीं होंगे? बात यह है कि लॉन्ग मार्च तो होगा। इस्तीफों के मामले में जैसा कि अभी कहा गया कि ये तकसीम है आपस में, और जो बात आमिर इलियास राना साहब ने कही है, मैं समझता हूँ उसकी तरफ आज हमारे इसमें ये सवाल होना चाहिए था कि ये जो बिल्कुल आखिरी हदों को हम क्रॉस कर रहे हैं, पहले फैसल जवेद के साथ हुआ, फिर जूता मारा गया हसन इकबाल के ऊपर, फिर आज ये शहबाज गिल के साथ, हम जा किस तरफ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो ये कोई ज़ाब्ता, कोई दस्तूर, कोई मंशूर कहीं पे तो आप खड़े हो जाएं। क्या आप ये चाहते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या हो जाए? तो ये कौन सी आप खिदमत करेंगे अपनी पार्टियों की या अपने लोगों की? मैं समझता हूँ कि जिस तरह पीटीआई के जिम्मेदारों ने मजम्मत की थी जो वाकया हुआ था इधर पार्लियामेंट के सामने, उसी तरह नून लीग को और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और एक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, स्पीकर साहब की सतह पे कर ले, कहीं कर ले, कहीं को रास्ता आप रोकें। इसी तरह ये जो ड्रामेबाजी है कि जब आप की को बात ना मानी जाए तो आप मुल्क के सलामती के इदारों को, फौज को रगेदना शुरू कर दें, जब आपको जो है आपकी बात सुनी जाए या आपकी ख्वाहिशात आपको लगे कि पूरी हो सकती हैं, 200 तो अच्छे बन जाए, ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। आप अपने ज़ाती मफादात के लिए अगर आपकी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जाता तो आप फिर शुरू हो जाएंगे, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बाकी जहाँ तक बात है कि लॉन्ग मार्च तो मेरा ख्याल होगा और उससे तो पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना साहब बेचारों के साथ तो, हमारे मौलाना साहब के साथ तो हाथ ही हाथ है ना। उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग हलफ ना लो, हलफ ले लिया। उन्होंने कहा सदर के उम्मीदवार उनको बना के उनके नीचे से सीढ़ी खींच ली, इस्तीफे ये नहीं दे रहे। अभी अब्दुल गफूर हैदरी बेचारे के साथ जो कुछ कर दिया गया, और कोई हिज़्ब इख्तिलाफ का एक आदमी ये नहीं कह रहा कि भाई अब्दुल गफूर हैदरी को क्यों नहीं वोट पड़े, उसको क्यों कम पड़े हैं। गिलानी साहब की तो सारी बात कर रहे हैं, वो जो मजलूम आदमी को आपने हिबा कर दिया, तो मौलाना साहब के साथ तो हाथ ही कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ऐसा ना हो कहीं आखिर में हाफिज साहब, लेकिन उनको तो 2 वोट ज्यादा पड़े हैं। हाफिज साहब कथा कलामी माफ, उनको 2 वोट मौलाना को ज्यादा पड़े हैं यूसुफ रजा गिलानी से।
आमिर इलियास राणा साहब, लेकिन ये क्या पार्टियां अपने लोगों से पूछेगी कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिए रहती सबको? सही है जी। ये तो सवाल अपनी जगह है ना, जो के साथ हाथ कर दिया। जी शकील अंजुम साहब, सबसे हाथ ना दुआ, आपने अभी कहा कि मुश्किलात बढ़ गई हैं पीडीएम के लिए। पहले तो ये बताएं कि मुश्किलात कब हुई थी, कब उन्हें कोई हुकूमत की जानिब से कोई पैकेज दिए गए थे या कोई वजारतों की ऑफ़र की गई थी कि उनकी मुश्किलात आसान हो जाती। बात यह है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से तो बड़ी क्लियर है कि मार्च होगा। ना तो लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाएगी और ना ही हुकूमतें जल्द से जुलूस और लॉन्ग मार्च से जाती हैं। हुकूमतें जाती हैं, कोई बड़ी तहरीक खड़ी हो जाए, पूरे शहर में मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर हुकूमत के जाने के इम्कान होते हैं। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं सियासत के अंदर, और सियासी माहौल को जो गरमाया जाता है और हुकूमत को प्रेशर में लेकर आने का तरीक़ाकार होता है कि हुकूमत प्रेशर में आए और जो उसका काम होता है, हुकूमत ने जो काम करना होता है, जो डिलीवरी देनी होती है, वो उन कामों से हटकर इन्हीं कामों में उलझी रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक की जो पीडीएम की हिकमत अमली है वो बड़ी कामयाब जा रही है और उसने हुकूमत को उलझाया हुआ है सिर्फ एक काम में कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं उनको किस तरीके से रोकना है, उनके बयानात का जवाब कैसे देना है। आप ये देख लें कि हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है उसमें किस हद तक कमी आई है। जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें हुकूमत जो है वो लूजर रही है अब तक, और अब तक इम्कान यही है कि आगे भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कि हुकूमत के जीतने के इम्कानात कम हैं और अपोजिशन जो है वो जीतने की पोजीशन में है। हालांकि बाई इलेक्शन हमेशा जो है हुकूमत जीतती है और हुकूमती उम्मीदवार को एज हासिल होता है अपोजिशन के उम्मीदवार पर, क्योंकि अवाम भी यही सोचते हैं कि हुकूमती उम्मीदवार को जीतना चाहिए, वही उनके जो है काम कराएगा। लेकिन काम जो है यहाँ पर उलट हो रहा है बिल्कुल। वजह यह है कि आज भी आप देख लें कि कराची में चीनी 115 रुपए किलो है, रावलपिंडी में 105 रुपए किलो, लाहौर का रेट मुझे नहीं पता, मुल्तान में भी 100 से ऊपर है। इसी तरह बाकी चीज़ों की कीमतें देखें तो उनका भी यही हाल है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ सोचे, वरना पीडीएम की मुश्किलात तो है सो है। मैं आगे आने वाले दिनों में हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा देख रहा हूँ कि हुकूमत मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। ये सेनेट के इलेक्शन जीत जाने से या चेयरमैन सेनेट बन जाने से एक वोट से कोई हुकूमत को ऑक्सीजन नहीं मिली, बल्कि हुकूमत और मुश्किलात का शिकार होगी, क्योंकि सेनेट के अंदर जो होना है अभी भी जो अददी बर्तरी जो है वो अपोजिशन के पास है। जो भी काम होना है शो ऑफ हैंड के जरिए होना है, तो वहां पर लोगों ने शो ऑफ हैंड के जरिए जो वोट देना है उसमें अपोजिशन को बर्तरी है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी असल डायरेक्शन पे आए और आवाम के लिए काम करे। सही है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। फैसल हुसैन साहब, एक तो ये जो अपोजिशन जमातों का एहतियात है ये हर रोज़ वक्त के साथ ये साबित कर रहा है ये हुकूमत से ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के जो है वो खिलाफ हुए हैं। अभी ये मरियम नवाज साहिबा का जो इस वक्त जो टीवी पे भी आप देखें जो टिकर की शक्ल में बयान चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कल ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। तो इनको इस एहतियात की अहम तरीन जो सरकर्दा रहनुमा है उनको कई महीनों के बाद ये कल मालूम चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है कहाँ पर स्टैंड करती है। तो अब तक ये लोग क्या कर रहे थे दूसरे का। फिर जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो तो इन जमातों को एक दूसरे की आंखों को खोल देने के लिए बिल्कुल काफी था, लेकिन ये सब देखते हुए भी जो है वो उन्होंने आंखें बंद की हुई। आप ये देखेंगे फारूक नाइक साहब जो है उनके पोलिंग एजेंट हैं, जिस तरह वोट कैंसिल हो रहे हैं उस वक्त वो एतराज नहीं कर रहे। उस वक्त जो प्रिजाइडिंग अफसर के सामने वो बिल्कुल एतराज नहीं खड़े, बिल्कुल खामोश खड़े, क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वोट जो है वो कैंसिल हो रहे थे। जब वो इंतखाबी नतीजा पूरा ऐलान हो गया तो उसके बाद वो तकरीर करके जो है वो एतराज कर रहे हैं। क्यों? ये डील का हिस्सा था इनकी, ये कैसे मान लें कि ये सब कुछ जो है इत्तेफाक से हो गया। तो जो कुछ भी हो रहा है अपोजिशन जमातें, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या हुकूमत की तरफ से या नैब की तरफ से या किसी भी तरफ से कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? बहुत सुकून के साथ हुकूमत कर रहे हैं। कौन सा लीडर इनका जो है अताब में कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अलावा तो किसी भी पार्टी को कोई भी मुश्किल नहीं है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को देख लेना चाहिए। सही है जी। ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हम रखेंगे, कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, जिम्मेदार कौन है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कोरोना की तीसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। मुल्क भर में कोरोना फैलाव की शरह एक बार फिर
6% से तकरीबन बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है और पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहरी कोरोना को किसी खातिर में नहीं ला रहे। मार्केट्स, बाजार और तफरी मकामात पर शदीद रश देखने में नजर आ रहा है। कहीं पर भी कोरोना SOPs पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? देखें जी, मेरा तो एक ही जवाब होता है कि कोरोना के ऊपर इतनी वजाहतें आ चुकी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत को थोड़ी सी मौसर और इश्तिहारात देने चाहिए और बताना चाहिए। वो सिर्फ फ्री वाले इश्तिहारात की बजाय बहुत अच्छे अट्रैक्टिव बनाए। लेकिन असल ज़िम्मेदार हम खुद हैं, आवाम हैं। हमें फ़ासला रखना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए। खुदारा ये दो चीज़ें हर बंदे को कर लेनी चाहिए, इसे मजाक न समझें। जी फैसल साहब, एक तो एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना बड़ा ख़तरनाक हो गया और बहुत ख़तरनाक शक्ल में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कराची का में जो आइसोलेशन सेंटर था जिसके बारे में कहा जा रहा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर है और पूरे सिंध से इसमें लोग आ रहे हैं, उस आइसोलेशन सेंटर को ना सिर्फ बंद कर दिया गया है बल्कि बंद करने के अगले दिन के बाद वहाँ पे जो है नुमाइशें शुरू हो गई है। कल भी वहाँ पे और परसों भी वहाँ फर्नीचर की नुमाइश हो रही थी। ये मजाक नहीं हो रहा। ये बोलते हैं पहली लहर आ गई, दूसरी आओ भाई, कब पहली कब गई थी, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, पहली लहर की क्या शक्ल थी, दूसरी की क्या शक्ल थी, तीसरी की क्या शक्ल थी। ये फिर कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये कौम को धोखा दे रहे हैं। जो हकायक बता रहे हैं, ये जादुई बात करने में और साइंसी बात करने में बड़ा फर्क है। हुकूमत साइंसी बातों से ज्यादा जादुई बातें कर रही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप साइंस की बात करें, किस वक्त पहली लहर में कितने लोग मुतासर हुए, तीसरी लहर जो आई है वो कितनी खतरनाक है, उसकी क्या शेप है, कोई इनके पास का जवाब नहीं है। ठीक है, ये नासा से आए हुए साइंसदान है, इनको ही ले लें। शकील अंजुम साहब, देखिए तो बात यह है कि ठीक है, जी जी शकील अंजुम साहब, हम मोरद इल्जाम हम कहते हैं कि हुकूमत की वजह से ये हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम मिन हैसल कौम इसके जिम्मेदार हैं और हमने कसम खाई है कि जो SOPs तय हैं इसके हवाले से उस पर अमल नहीं करना, क्योंकि जब तक अमल नहीं होगा उस वक्त तक इस वबा पे काबू नहीं पाया जा सकता। बात रही वैक्सीन की, तो वैक्सीन इस हुकूमत के दौर में तो आप भूल जाएं, बहुत मुश्किल काम है इस हुकूमत का। जी हाफिज ताहिर साहब, नहीं लगनी शुरू हो गई है जी। गुजारिश ये है सर, वो 60 साल वाले लगे हैं ना, ठीक हो गया। जी हाफिज साहब, अभी 60 वो भी हमारा ही लोग हैं, पता नहीं कब बारी आएगी। एहतियात भी करनी चाहिए, मीडिया भी बेचारा अपना काम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि और अवेयरनेस पैदा करे। मजहबी जो हमारे मसाजिद हैं वहाँ से भी इसकी आवाज आनी चाहिए कि अगर इस वक्त जो सूरत हाल है, लेकिन बात बड़ी सीधी सी है कि ये तो बताना चाहिए कौम को कि भाई क्या सूरत हाल है। अभी आ गया तीसरा वेव जो है वो बड़ी खतरनाक है, वो डॉक्टर फैसल साहब बेचारे बताते रहते हैं। तो कौम के अंदर एक तरफ हमारे यहाँ मुश्किलात हैं माशी तौर पे भी लोगों की जो है, दूसरी तरफ ये कोरोना है, तो दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए। और दवा के दायरे में एहतियात है, मास्क पहने, मास्क नहीं है तो कोई रुमाल वगैरह मुंह पे बांधना सही है जी, तो इसकी एहतियात तो जरूर करनी। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें इसमें आई विल थोड़ा सा हेल्थ मिनिस्ट्री की जो कमजोरी मुझे नजर आती है वो ये है कि जब हम यहाँ पर सब चीज़ें ओपन कर रहे थे, हमने कोरोना से काफ़ी ख़त्म कर दी थी, उस वक्त इंग्लैंड में एक थर्ड वेव वेरिएंट बहुत स्ट्रॉन्ग आया हुआ था और वहाँ बड़ी अमवात भी हो रही थी और बड़ा तस्वीर था जिसके उनके खिलाफ इतने ज़्यादा उसकी हिफाजती तदाबीर भी नहीं थी। तो दैट वाज द टाइम गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जब आप ऐसे कर रहे हैं, काम इकदाम कर रहे हैं, तो दूसरे मुल्कों में देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की सिचुएशन क्या है और क्या वहाँ के पेशेंट या लोग ट्रैवलर टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें हमने नहीं देखी, हमने सब कुछ छोड़ दिया, ओपन कर दिया और उसके बाद ना हमने मैस कैंपेन चलाई, ना लोगों को हिफाजती तदाबीर बताई, मास्क का सोशल डिस्टेंस भी छोड़ दिया और साथ ही साथ हमने ये नहीं बताया कि हम अपने इंडिविजुअल वैक्सीन कब बना रहे हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। हम डिपेंड करें, बाहर से आ रही हैं, ठीक है, हमें एक साल में हमें खुद अपना अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। जी आयाज खान, मैं इत्तेफाक करूँगा गवर्नमेंट से गलती हुई, पाबंदियाँ जल्दी नरम कर दी। उसके बाद ये वैक्सीन के हवाले से जो आमिर बात कर रहे थे, लोग बहुत सेटिस्फाइड है। मैं लाहौर की बात करूँगा, एक्सपो सेंटर में जो लग रही है, लोग मोर देन सेटिस्फाइड है। एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है गवर्नमेंट से कि
6 बजे बंद ना कराएं, पार्क्स 10 बजे तक खुले रखें। उसकी वजह इम्यूनिटी वहीं से तो पैदा होती है। बिल्कुल सही। बर्तानिया में जिस दिन 500 डेथ्स हो रही थी उस दिन भी पार्क्स खुले थे उनके, पता नहीं इनको कौन मशवरे देता है कि पार्क्स बंद कर दें आप। ठीक है जी, आपको पहुंच आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही।